हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो क्या आपको भी 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है? तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने इस वीडियो में जुड़े हैं तो जरूर आप जो है यानी कि क्लास 12th में पढ़ते होंगे। तो अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो इस क्लास को आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है क्लास 12th हिस्ट्री, क्लास 12th की हिस्ट्री यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप जो है यानी कि क्लास 12 चैप्टर 3 का यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि क्लास और पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल में जाकर के उसे देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग उसे देख लीजिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा और ये आसानी तरीके से सही तरीके से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th आर्ट्स की जो है संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो बिना समय को बर्बाद किए ही देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न में यानी कि लिखा हुआ है, पहला प्रश्न ये है कि इतिहासकार प्राचीन समाज को समझने के लिए किसका उपयोग करते थे। यानी इतिहासकार जो है प्राचीन समाज को समझने के लिए किसका उपयोग करते थे? क्या वैज्ञानिक उपकरण, या तो साहित्यिक परंपराएं, या तो फिर पुरालेख, या तो फिर समाचार पत्र, किस चीज का जो यानी कि प्रयोग किया करते थे? तो एक नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्यिक परंपराएं इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, बढ़ते हैं सेकंड दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि किसी ग्रंथ का प्रयोग यानी कि साधु संत ने किया है तो वह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? ऐतिहासिक युद्ध, या तो धार्मिक नृत्य, या तो समाज के व्यवहार, या तो फिर खेती बाड़ी, क्या दर्शाएगा? तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज के व्यवहार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है महाभारत किसका प्रमुख स्रोत है? धार्मिक अनुष्ठान, या सामाजिक इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, या विज्ञान? तो इसका जो है साथ ही साथ में आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में करते हुए चलिएगा। तो 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 यानी कि 3 नंबर प्रश्न का थर्ड नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक इतिहास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है महाभारत में कौन सी प्रथा प्रमुख रूप से एक पत्नी बहुपत्नी थे? ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुपति प्रथा। बहुपति करने का मतलब है कि उस समय में जो है एक महिला यानी कि पुरुष यानी कि क्या विवाह किया करती थी, बहुत सारे यानी कि उसके जो पति हुआ करते थे, इसलिए जो उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा, प्रश्न नंबर 5 में लिखा है महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण किस वर्ष हुआ था? क्या 1900 में, 1919, 1947 या 1920? तो 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यानी कि धर्म शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर आधारित थी? आयु, कर्म, जन्म, या तो फिर शिक्षा? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी धर्मशास्त्र जो है उस धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जन्म पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां में है मनुस्मृति किससे संबंधित है? कृषि से, सामाजिक कर्तव्य से, व्यापार करने से, या तो फिर न्यायालय से?
तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक कर्तव्य से 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, पूरी क्लास में बने रहिएगा और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बतलाते चलूं कि आप लोग जो है ना कलम कॉपी को अपने साथ में लेकर के बैठिए और यानी कि उसे जो है लिखते हुए चलिए, ताकि जो है ना इसे याद कर लें और 2026 में एग्जाम में जो है यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को न मिले। आप लोग अगर 2026 में बोर्ड एग्जाम देते हैं तो ये जो है यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को जो इसे जो है लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कुल कितने प्रकार के विवाह को यानी कि माने गए हैं? 5, 6, 7 या 8? तो 5वां नंबर पर ये 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह? तो 8 प्रकार। ये जो यानी कि वीवीआई प्रश्न है, ये सारे वीवीआई प्रश्न है, तो यानी कि कितने प्रकार? 8 प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर में धर्म शास्त्र के अनुसार किस वर्ण को यानी कि वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार प्राप्त था? क्या क्षत्रिय को था, शूद्र को था, ब्राह्मण को था या वैश्य को था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मण करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वर्ण को जो है 4 भाग में बांटा गया था। एक था पहला कौन था? पहला था क्षत्रिय, सॉरी पहला था ब्राह्मण, दूसरे कौन थे? दूसरे थे क्षत्रिय, और तीसरे कौन थे? तीसरे थे वैश्य, और चौथा पे थे कौन? तो शूद्र। तो ये जो है ना यानी कि पहला जो ब्राह्मण इनका काम था यानी कि वेद को पढ़ने और पढ़ाने का, और ये जो क्षत्रिय है इनका काम था क्या? युद्ध करना। क्या काम था? युद्ध करना और शासन करना, युद्ध करना और शासन करना। उसके बाद भी जो यानी कि क्या है? तो उसके बाद जो यानी क्या, यानी कि वैश्य, और वैश्य का काम था क्या? कृषि करना, व्यापार करना, ये जो है वैश्य को प्राप्त था। और शूद्र का काम था ये तीनों को 1, 2, 3, ये तीनों को जो है यानी कि क्या करना? ये तीनों का सेवा करना। तुम्हें देखिए समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मण करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? 10वां नंबर प्रश्न में ब्राह्मणों ने समाज को किस आधार पर विभाजित किया? किस आधार पर इसे बांटा है? क्षेत्र के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, वर्ण एवं जाति के अनुसार, या तो फिर संपत्ति के अनुसार? किसके अनुसार? तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ण एवं जाति के अनुसार बांटे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है, किस ग्रंथ में चंडालों के कर्तव्यों की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में, महाभारत में, मनुस्मृति में या रामायण में? तो ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो यानी कि चंडाल जो थे, ये चंडाल के बारे में मनुस्मृति में पता चलता है। चंडाल का काम क्या था? शव को जो है यानी कि दफनाना, या तो फिर कह सकते हैं जलाना, और मृत यानी कि मरे हुए जानवरों को जो है इसे जो है यानी कि मरे हुए जानवरों को, मृत जानवर को जो है यानी कि ले जाकर के उसे साइड में यानी कि फेंकना, और उसके जो है ना खाल उतारने का काम जो है चंडालों के ही पास में था। और चंडाल को मैं बतला दूं कि चंडाल को जो है ना लोग उस समय में यानी कि लोग जो है ना उस समय में यानी कि शूद्र से भी ज्यादा जो है यानी कि नीचा समझते थे, और इन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, और इन्हें समाज से बाहर रहने का अधिकार था। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है यानी 12 नंबर प्रश्न में लिखा यानी कि क्या है? 12 नंबर प्रश्न में है, स्त्रियों को किस प्रकार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था? पैतृक पर, स्त्री धन पर, राजा की संपत्ति पर, या राज की जमीन पर? किस पर? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्री धन पर। क्योंकि जो है ना यानी कि पैतृक जो है इस पर जो है ना अधिकार नहीं था, और पैतृक पर अधिकार किससे था? तो पैतृक पर अधिकार जो है ना पुत्र का था। ठीक है, पुत्र का यानी कि माता पिता, यानी कि माता और पिता और माता के जो है मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुत्र का होगा, पुत्री को नहीं। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 यानी 13। किस धर्म ने जन्म आधारित भेद को नकारा है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे बौद्ध धर्म।
ये जो है यानी कि जन्म आधारित भेद को जो है ना नकारे थे कौन धर्म, तो बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है यह महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है। और महात्मा बुद्ध की अगर बचपन की बात करें, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, ठीक है। समाज में चंडालों को क्या माना जाता था, उच्च जाति का, सवर्ण जाति का, अशूद्र यानी कि अशुद्ध माना जाता था, या तो फिर शासक माना जाता था चंडालों को, तो चंडालों को जो अशुद्ध माना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15 यानी 15 में है बहिर्गोत्र विवाह का क्या अर्थ था, अपने गोत्र में विवाह करना, दूसरे गोत्र में विवाह करना, या तो विधवा हो यानी कि विवाह करना, या बाल विवाह करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि बहिर्गोत्र विवाह का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दूसरे गोत्र में विवाह करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहिर्गोत्र में यानी कि विवाह का अर्थ है दूसरे गोत्र में विवाह करना, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह वर्णित है, 6, 4, 8 या 5। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के थे, तो मनुस्मृति में जो है यानी कि 8 प्रकार के थे, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17, स्त्रियों को पिता के संपत्ति पर अधिकार था या नहीं था, हाँ, तो यानी कि था, नहीं था, कुछ को था, या कुछ को नहीं था, या केवल पुत्री को था, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या था, तो नहीं था, है ना। प्राप्त था यानी क्या प्राप्त था, नहीं था, इन्हें जो है किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो महाभारत के रचयिता वाल्मीकि, व्यास, या कालिदास, या पतंजलि। तो ये जो है यानी कि महाभारत के रचयिता जो है कौन थे, तो महाभारत के रचयिता जो है ना यानी कि वाल्मीकि, वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैं आपको फिर से मैं बतला दूं, ये जो है चैप्टर 3 का जो है चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि VVI है, और आप लोग जो है ये चैप्टर 3 के क्लास को जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो इस चैनल में जाकर के आप लोग देख लें, क्योंकि जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे देख लीजिएगा तो ये सारे प्रश्न को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसे जाकर के जल्द से जल्द देख लीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यानी कि 19, प्रश्न नंबर 19 की ओर, द्रौपदी का विवाह किससे हुआ था, अर्जुन से यानी कि युधिष्ठिर थे, या पांचों पांडवों से, या कृष्ण से यानी कृष्ण से। तो द्रौपदी का जो है ना यानी कि विवाह पांचों पांडवों से हुआ था, कितने से, पांचों से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अर्जुन जो है यानी कि एक बार द्रौपदी को जीत करके यानी कि घर में लेकर के आते हैं, और वो अपने माँ से यानी कि कहते हैं कि माँ देखो जो है मैंने क्या लेकर के आया, तो माँ उसे बिना देखे ही कह देती है कि जो भी है इसे सब अपने भाई जो है आपस में, सब भाई जो है इसे आपस में बराबर बराबर जो है यानी कि बांट लो। इसलिए सभी भाई जो है माँ की बात मानते हुए यानी कि पांचों भाई जो है इनसे यानी कि शादी रचा लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर आखिरी की ओर। ये प्रश्न यानी कि 20 है, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को किस रूप में दिखाया है, नैसर्गिक, अस्थाई, अस्वीकार किया, या आवश्यक। तो 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर क्लास जो है यानी कि क्लास जो है अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो इसे जो है यानी कि लाइक कर दीजिए, और यानी कि इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर
जरूर से जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि 2026 में जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है 12th क्लास में, और उनके लिए जो है ये इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जो है तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए जो आप लोग यानी कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है जब भी क्लास आए तो आप लोग जो है आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे जो है रोजाना जो है यानी कि 11:30 यानी कि सुबह जो है यानी कि क्लास आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आप लोगों को बतला दूं कि आप लोगों को अगर पीडीएफ अगर चाहिए, ये सारे पीडीएफ अगर चाहिए, तो आप लोग यानी कि फ्री में मुफ्त में ही यानी कि इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप पे जो है यानी कि मैसेज करना है। ये मोबाइल नंबर है 9999347967 और 99। इस नंबर पे जो है आप लोग एसएमएस करिए, आप लोगों को मुफ्त में यानी कि पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसे ले लीजिए, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग इसके बारे में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।